हेलो माय चैम्पियंस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। दोस्तों, BSSS 183 इस सब्जेक्ट के बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं। और इसके साथ में दोस्तों अपन दिसंबर 2024 में जो आपका पेपर लगा था, ठीक है, उसका अपन सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है कि कितने नंबर का पेपर आता है और क्या इसका नेचर है, कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो आपका सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स आपका सब्जेक्ट का नाम है और इसका सब्जेक्ट कोड है BSSS 183, है ना। तो BA वालों के लिए कोर्स है, बहुत बढ़िया एक बुक बनाई गई है। 2 घंटे का दोस्तों आपके पास टाइम होगा टोटल, और 50 नंबर का ही सवाल पूछे जाते हैं इसके अंदर। देखो, हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके पास में 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका, राइट। यानी कि MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसमें से बेस्ट पॉसिबल जो आंसर है उसको सेलेक्ट करके आपको OMR सीट में गोला भर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका पेपर का नेचर। तो हिंदी में भी मैं बता देता हूँ, OMR सीट आपको मिलेगी। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे आपके लिए। 50 प्रश्न होंगे टोटल आपके प्रश्न पत्र में। और दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प होंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके, और OMR सीट में सही जो आंसर है उसको आपको गोला भरना है, ठीक है। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि यार इस सब्जेक्ट के अंदर मतलब क्या पूछा जाता है, कैसे पढ़ना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस सब्जेक्ट में दोस्तों आपको एक तो हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से जो नए इनिशिएटिव हैं, स्कीम्स, प्रोग्राम्स हैं, वो लॉन्च किए गए हैं, है ना। मैटरनल हेल्थ के लिए और इन्फेंट हेल्थ के लिए, यानी कि मातृ स्वास्थ्य के लिए और शिशु स्वास्थ्य के लिए। इसके अलावा आपको इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए, WW क्या होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनका नॉलेज होना चाहिए, है ना। चल और अचल संपत्तियाँ क्या होती है, प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, स्टॉक क्या होता है। आपको इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए कुल मिला के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और सरकार के द्वारा चलाए गए जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, है ना, वंचित वर्गों के लिए, डेप्राइव्ड सेक्शंस के लिए, वो पता रहना चाहिए। जैसे कि बच्चों के लिए, वृद्धों के, विकलांगों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं वो भारत सरकार चला रही है फिलहाल। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे विषय हैं इसके अंदर जो कि आपको पता रहने चाहिए। काफ़ी सारा सब्जेक्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ये, है ना। आप मतलब एक कोई सिंगल कोर सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट है। इकोनॉमी है इसके अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, राइट। और इसके अंदर पब्लिक हेल्थ के बारे में भी दे रखा है, इंटरनेट ब्राउजिंग ये सब भी दे रखा है। सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए क्या होता है सॉफ्टवेयर, है ना। और मालवेयर का पता होना चाहिए, वायरस क्या होते हैं, ट्रोजन्स क्या होते हैं, ये सब। तो दोस्तों आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि भाई आप हमें ये क्वेश्चन पेपर करवा दो कि भाई कैसा आता है सवाल, ठीक है। उससे क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, राइट। तो एक एक करके देखते हैं यार, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, ठीक है। ईयरफोन लगा के रखना आप और मोबाइल की स्क्रीन रोटेट कर लेना। तो पहला सवाल देखते हैं भाई, इंग्लिश में पढ़ते हैं सबसे पहले। व्हाट इज़ ए गिफ्ट डीड, या हिंदी में पढ़े। देखो चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं सबसे पहले। उपहार विलेख क्या है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। यह एक वैध और कानूनी दस्तावेज है जिसके तहत स्पष्ट स्वामित्व वाला वैध व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी अचल संपत्ति बिना किसी मौद्रिक प्रतिफल के किसी अन्य व्यक्ति को उपहार में देता है। अभी हिंदी में समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा, चलो इंग्लिश पढ़ते हैं भाई। इसका बाइलिंगुअल पेपर आएगा, अगर हिंदी के शब्द समझ में नहीं आ रहे तो आप इंग्लिश में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको तो सही आंसर ही तो सिलेक्ट करना है, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी लिखने हैं वहाँ पे, राइट। तो दोस्तों गिफ्ट डीड क्या होता है, गिफ्ट डीड क्या होता है, इट इज़ ए वैलिड एंड लीगल डॉक्यूमेंट वेयर बाई ए लॉफुल पर्सन विद क्लियर ऑनरशिप voluntarily gifts his or her immovable property to another person without any monetary consideration। गिफ्ट डीड क्या होता है, इससे पहले दोस्तों मैं आपको सवाल समझाऊं। ये आपको एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति, जैसे कि गहने हो गए, ज्वेलरी हो गए, है ना, गहना, या फिर आपकी गाड़ी हो गई, है ना, कार हो गया, स्कूटी हो गया, ये सब गहने, गाड़ी, पैसा, या फिर कोई स्टॉक आपने जो खरीदा हुआ है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके चल संपत्ति होते हैं, यानी कि आप इनको तुरंत के तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हो। गाड़ी को तुरंत बेच सकते हो ना, पैसा ले सकते हो। ऐसे ही गहनों को बेच सकते हो, ज्वेलरी को बेच सकते हो। ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है,
चल संपत्तियाँ। और अचल संपत्तियाँ क्या होती है? जो कि ज़मीन से रिलेटेड होती हैं, राइट। जैसे कि आपका कोई प्लॉट हो गया, ज़मीन हो गया, फैक्ट्री कारखाना हो गया, खेत हो गया, ये सब क्या होता है? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अचल संपत्तियाँ होती है। तो आपसे यही पूछा है कि गिफ्ट डीड क्या होता है दोस्तों। जब मान लो कोई एक इंसान है ना, वो गिफ्ट के रूप में अपना कोई भी प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अपना खेत, फैक्ट्री, कारखाना या घर या कोई बिल्डिंग उसकी है, अगर किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र कर दे बिना किसी मॉनेटरी कंसिडरेशन की, यानी कि सामने वाले से वो पैसा लेने की उम्मीद नहीं कर रहा। जैसे कि आपके पिताजी हैं, ठीक है, जब भाइयों में बंटवारा होता है तो पिताजी ये उम्मीद थोड़ी करते हैं कि इससे मुझे पैसा मिलेगा, राइट। तो वो गिफ्ट डीड होता है। गिफ्ट डीड में करीबी है, वो एक दूसरे को जो अचल संपत्तियाँ होती है उसका हस्तांतरण करते हैं, यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसका ट्रांसफ़र करते हैं बिना किसी मौद्रिक प्रतिफल के, यानी कि पैसों की कोई चाह नहीं होती। जैसे कि एक पिताजी हैं, है ना, फादर साहब जब अपने बेटों को, औलाद को इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गिफ्ट डीड कहते हैं भाई, गिफ्ट डीड कहते हैं, ठीक है। आ गया। हिंदी में दोस्तों इसको कहते हैं उपहार विलेख। तो क्या है? एक वैध और कानूनी दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि मैं अपनी इच्छा से ये मेरी जो प्रॉपर्टी है, प्लाट, ज़मीन, घर, बिल्डिंग, कारखाना, ये सामने वाले को मैं डोनेट कर रहा हूँ। देने वाला डोनर कहलाता है और लेने वाला डोनी कहलाता है भाई, है ना। तो मतलब मौद्रिक प्रतिफल, यानी कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही गिफ्ट के रूप में इसको दे रहा हूँ, ये उपहार विलेख कहलाता है। समझ में आ गया उपहार विलेख क्या होता है? तो चलो दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं हिंदी के अंदर दोस्तों। CPR। CPR क्या होता है भाई? इससे आप क्या समझते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्त। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये CPR क्या होता है? देखो यहाँ पे हेल्थ का क्वेश्चन आ गया ना, और पहला था इकोनॉमी से रिलेटेड। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, बहुविषयक, ये अपने आप में सब्जेक्ट, काफ़ी सारे सब्जेक्ट है इसके अंदर। CPR क्या है दोस्तों? CPR क्या है? यदि किसी व्यक्ति की सांस या हृदय गति रुक जाए तो यह उसकी जान बचाने में मदद करने वाली एक आपातकालीन प्रक्रिया है। जैसे कि दोस्तों पानी के अंदर कोई डूब गया तो फिर उसको बाहर निकाला जाता है, उसका जो चेस्ट होता है उस पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, हाथों के द्वारा उसकी जो छाती है उस पर दबाव डाला जाता है, ठीक है, ताकि उसकी जो सांस है वो वापस से चलने लग जाए, उसकी जान बच जाए। ये CPR कहलाता है। तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको CPR को। इट इज़ एन एमरजेंसी प्रोसीजर टू हेल्प सेव ए पर्सनस लाइफ इफ़ हर और हिज ब्रीदिंग और हार्ट स्टॉप्स, यानी कि उसका जो ब्रीदिंग है या उसका हार्ट है अगर वो रुक जाए तो एक इमरजेंसी में किया जाने वाला प्रोसीजर है CPR, ताकि एक पर्सन की लाइफ हम बचा सके। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। आ रहा है समझ में? ऐसे ही सवाल आएंगे दोस्तों। और दोस्तों थोड़ा इंतज़ार करना आप, मैं इसका गेस्ट पेपर भी लेके आऊँगा, यानी कि 3-4 मैं सेट बनाऊँगा इसके, हर सेट में 50-50 सवाल होंगे, उससे आपकी काफ़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसका सॉल्यूशन है। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से कुछ प्रेडिक्ट करूँगा, सोचूंगा, है ना, सवाल बनाऊँगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वो भी वीडियो आप ज़रूर देखना, ठीक है। और इसका दोस्तों फीडबैक ज़रूर देना है, कैसा लग रहा है भाई वीडियो, है ना। 3rd है दोस्तों सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में आशा का क्या अर्थ है? आशा जानते हो ना? देखो अगर कोई गांव से रिलेटेड है या फिर शहरों के अंदर भी थोड़ा एक्टिव रहता है ना, तो वो जानता है आशा कौन होती है। आशा दोस्तों ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यानी कि रूरल हेल्थ मिशन के अंदर काम करने वाली एक महिला होती है, एक वोमेन होती है, जो कि मतलब गांव के अंदर जो जिन महिलाओं की अभी फिलहाल में डिलीवरी हुई है तो उनके स्वास्थ्य की जांच करना, है ना, डिजीज़ प्रिवेंशन या फिर टीकाकरण करना, सैनिटाइजेशन करना, तो ये सब किसका काम होता है? आशा का काम होता है, आशा का, ठीक है। तो आशा का फुल फॉर्म पूछा भाई, ASHA, इसका फुल फॉर्म पूछा है, क्या हो जाएगा? हिंदी में याद कर लो भाई, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो ANM के साथ में मिलकर काम करते हैं ना गांव के अंदर, जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, सब सेंटर होते हैं, वहाँ पे आशा रहती है आंगनबाड़ी में। समझ गए अब आशा कौन है? तो आशा का फुल फॉर्म पूछा भाई, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है, जो कि डिजीज प्रिवेंशन में, यानी कि बीमारियों के रोकथाम में, और आपके इम्यूनाइजेशन में, यानी कि टीकाकरण में, और सैनिटाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये 3rd इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3rd था, इसमें दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। आशा इज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम स्टैंड्स फॉर, तो आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?
जेरंटोलॉजी जरा चिकित्सा का अध्ययन क्या है, ठीक है। जेरंटोलॉजी जरा चिकित्सा का अध्ययन क्षेत्र क्या है, यानी कि इसके अंदर क्या अपन स्टडी करते हैं, उम्र बढ़ने और वृद्ध लोगों से संबंधित मुद्दे, यानी कि जैसे कोई 60-70 पार कर जाता है दोस्तों, तो उसको मतलब मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आने लगती है, अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है, यादाश्त मतलब यादाश्त कम हो जाती है, ठीक है, अल्जाइमर रोग हो जाता है, डिमेंशिया रोग हो जाता है, और उनके जो फिजिकल हेल्थ है उस पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा उनका जो मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक हेल्थ है, यानी कि साइको सोशल हेल्थ है, उस पर भी असर पड़ता है, ठीक है। तो ये सब हम अध्ययन करते स्टडी करते हैं जेरेंटोलॉजी में। तो इंग्लिश में भी देख लो इसको, जेरेंटोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं। जेरेंटोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू एजिंग एंड ओल्ड पीपल। जो वृद्ध बूढ़े लोग हैं ना, उनके अंदर जो इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका अध्ययन या स्टडी क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में पहले हिंदी में। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में एनएलईपी का मतलब क्या होता है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। दोस्तों आपको पता है एनएलईपी नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम, यानी कि भारत के अंदर जो कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग क्या होता है दोस्तों, लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। लेप्री नामक बैक्टीरिया से कुष्ठ रोग, लेप्रोसी रोग होता है, जिसके अंदर मतलब स्किन डिजीज हो जाती है ना, और हमारा जो श्वसन तंत्र है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो भी अफेक्ट होता है कुष्ठ रोग में, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखो इंग्लिश में पढ़ लो इसी चीज़ को, एनएलईपी ये होता क्या है भाई, ये पब्लिक हेल्थ में क्या होता है, एनएलईपी नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। इस तरह से आपको फिर अपनी ओएमआर सीट के अंदर गोले भरने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5 से किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना, है ना, सिंपल सिंपल है यार। तो चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। छठवां सवाल, विकलांगता के प्रति दान दृष्टिकोण का क्या अर्थ है दोस्तों। विकलांगता के प्रति दान दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। तो पहला है, विकलांग व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे अपना काम स्वयं नहीं कर सकते हैं, असमर्थ होते हैं। देखो कोई भी विकलांग व्यक्ति है जिसके मतलब हाथ पैर नहीं काम करते हैं, तो हम ऐसा देखते हैं उनको कि वो अपना जो काम है वो खुद नहीं कर सकते हैं, वो कैपेबल नहीं होते हैं। तो बिल्कुल ठीक है ये पहला ऑप्शन। तो दूसरा है, वह विकलांगता को एक त्रासदी, एक समस्या के रूप में देखता है। यानी कि दोस्तों मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव कट गए हैं, ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, बिना विकलांगता वाले लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी त्रासदी के लिए दया महसूस करें। यानी कि जो एकदम बिल्कुल हेल्दी है, जिसके हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है, वो ऐसा सोचे कि यार देखो भगवान की दया है मेरे पे, कि मतलब मेरे हाथ पांव अच्छे से काम कर रहे हैं, तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो तीसरा भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। विकलांगता के प्रति दान दृष्टिकोण का यही मतलब होता है। इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं थोड़ा। व्हाट डज द चैरिटी अप्रोच टुवर्ड्स डिसेबिलिटी मीन। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आर सीन एज दोज इन नीड ऑफ हेल्प बिकॉज दे आर अनेबल टू डू देयर वर्क ऑन देयर ओन। मतलब जो डिसेबल पर्सन होते हैं वो अपना काम खुद नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। यही चैरिटी अप्रोच होती है किसके प्रति, डिसेबिलिटी, जो डिसेबल लोग हैं उनके प्रति। और दूसरा ऑप्शन है, इट व्यूज डिसेबिलिटी एज ए ट्रेजेडी ए प्रॉब्लम। यानी कि दोस्तों कोई हैंडीकैप्ड डिसेबल पर्सन है तो वो एक ट्रेजेडी टाइप से ही होता है। तो दूसरा ऑप्शन ठीक था। पीपल विदाउट डिसेबिलिटी आर एक्सपेक्टेड टू फील पिटी फॉर दियर ट्रेजेडी। यानी कि उनके हाथ पांव बिल्कुल सही काम कर रहे तो उनको धन्यवाद देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए भगवान को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर ठीक था अपना, फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हीमोफीलिया क्या है दोस्तों, एक जेनेटिक आनुवांशिक रोग है ना। सातवां ऑप्शन मतलब सातवां क्वेश्चन, हीमोफीलिया कौन सा रोग है, एक एक्स लिंक्ड जन्मजात रक्तस्राव विकार जो जमावट कारक 8वें या कारक 9वें की कमी के कारण होता है। तो एक आनुवांशिक जेनेटिक डिजीज है जो कि माता को अगर है ना, मम्मी को है तो उसके बच्चे को भी ये बीमारी होगी, जिसमें मतलब खून का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता है, रक्त लगातार ब्लड लगातार ब्लीडिंग होता रहता है, ब्लीडिंग लगातार होता रहता है, हीमोफीलिया। तो दोस्तों ये जन्मजात रक्तस्राव विकार है। तो इसको इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हीमोफीलिया इज एन एक्स लिंक्ड कॉन्जीनियल ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर 8 और फैक्टर 9। दोस्तों ये कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, इनका एब्सेंस पाया जाता है किसी एक इंसान के अंदर, तो उसे क्या हो जाता है, हीमोफीलिया हो जाता है। एक जेनेटिक डिजीज है, याद रखना, है ना।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बोनापन, बोनापन क्या होता है? आप जानते हैं जिन लोगों की हाइट छोटी होती है वो आनुवांशिक जेनेटिक रूप से भी हो सकती है, जैसे कि किसी के माँ बाप की हाइट कम है तो बच्चे की भी हाइट कम ही होती है। जब किसी व्यक्ति का कद आनुवंशिक या चिकित्सकीय कारणों से छोटा होता है तो उसे बोनापन कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसी सवाल को। ड्वार्फिज्म इज व्हेन ए पर्सन इज शॉर्ट इन स्टेचर बिकॉज ऑफ जेनेटिक और मेडिकल रीजन्स। तो उसका जो हाइट है वो कम हो जाता है, मेडिकल रीजन्स की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक रीजन की वजह से होता है, इसे ड्वार्फिज्म कहते हैं। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, बेंचमार्क विकलांगता क्या है, यानी कि किन लोगों को हम विकलांग कहेंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि देखो, भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, ये एक अधिनियम या एक्ट बना था 2016 के अंदर। क्या नाम था इसका? विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में बताया गया है कि जो 40% से ज़्यादा है ना, 40% से ज़्यादा है विकलांगता जिसकी, वही विकलांग व्यक्ति माना जाएगा, उसी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो इसमें 4th ऑप्शन सही था। अभी इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो ए पर्सन व्हाट इज बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब हम बेंचमार्क कहाँ तय करते हैं कि 40% से अबव होना चाहिए उसकी जो डिसेबिलिटी है। ए पर्सन हैविंग नॉट लेस देन 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी एज मेंशन्ड इन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो 4 सही होगा। इसमें 40% बस याद रखना आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स आर दोज, हिंदी में पढ़ते भाई सबसे पहले हिंदी में, क्योंकि हिंदी में एग्जाम देने वालों का थोड़ा नंबर ज़्यादा है। ट्रांसजेंडर लोग कौन होते हैं दोस्तों? जैसे कि कोई लड़की पैदा हुई है, अगर उनके मतलब सेक्सुअल पार्ट, सेक्सुअल ऑर्गन हम देखें तो वो लड़की है, लेकिन जब वो 20 साल की हो जाती है तब वो अपने आप को लड़का महसूस करने लगती है। उसके अंदर मतलब लड़के की तरह बात करना, लड़के की तरह हेयर स्टाइल्स रखना, लड़के की तरह कपड़े पहनना। तो ऐसे लोग जिनका जन्म के समय जननांग अलग होता है, जबकि वो जब मैच्योर हो जाते हैं तब अलग महसूस करते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ट्रांसजेंडर। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने जैविक लिंग यानी कि बायोलॉजिकल जेंडर या सेक्स के विपरीत लिंग की पहचान करते हैं, वो ट्रांसजेंडर कहलाते हैं, ठीक है। जानते हो ट्रांसजेंडर? तो इंग्लिश में पढ़ लेते हो। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? Who identify with the gender that is opposite of their biological sex। तो इसको, ऐसे व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर कहते हैं। देखो आगे है भाई, आगे SDG का क्या मतलब है? SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो यूनाइटेड नेशन ने 2015 के अंदर जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए 17 टारगेट या 17 गोल बनाए थे, उन्हीं को SDG कहते हैं। जैसे कि जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, है ना, और क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, ये सब SDG सतत विकास के लक्ष्य होते हैं। 17 हैं टोटल। सतत विकास क्या होता है? ऐसा विकास जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो और आने वाली जो जनरेशन है उसकी नीड्स भी फुलफिल हो, ये SDG कहलाता है। तो 11वें में 4th ऑप्शन था। 12वां क्या दोस्तों? IMPS का फुल फॉर्म क्या भाई? तत्काल भुगतान सेवा। तत्काल भुगतान सेवा इसका सही आंसर होगा। देखो IMPS का इंग्लिश में अपन याद करें तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसका सही आंसर होगा इमीडिएट यानी कि तत्काल रूप से, और पेमेंट यानी कि भुगतान, एस का मतलब सर्विस। तो दो बैंक आपस में मान लो पैसों का ट्रांसफर करना चाहते हैं, है ना, तो तुरंत की तुरंत ये हो जाता है पैसों का ट्रांसफर, चाहे वो 1 करोड़ रुपए कर रहे हो आपस में ट्रांसफर। तो IMPS का एक सर्विस है, इसके तहत किया जाता है। 24 घंटे और 7 दिन ये काम करता है, 24/7 आवर्स IMPS। ATM का क्या मतलब है? ATM जिससे अपन विड्रॉल करते हैं पैसे, उसका नाम है स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, बैंक खाते के लिए नामांकन का क्या अर्थ है? जैसे कि दोस्तों एक पिताजी हैं, उनको लगता है कि भाई अब जाने का वक्त हो गया है, मैं अपनी प्रॉपर्टी है या मेरे बैंक के अंदर रखे जितने भी पैसे हैं या FD जो मैंने करवा रखी है वो मेरे बेटे को मिल जाए। तो दोस्तों अपने बेटे का नाम है वो लिखवा देते हैं, वो बैंक को दे देते हैं फिर फॉर्म भर के। तो ग्राहक ऐसे व्यक्ति जिसका बैंक के अंदर अकाउंट है उसको कस्टमर कहा जा रहा है, ग्राहक कहा जा रहा है। तो ग्राहक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकित करता है जिनको उसके खाते में पड़ा पैसा उसकी मृत्यु की स्थिति में जाना चाहिए। तो बाप की मृत्यु अगर हो जाती है तो जो उसकी जो औलाद है, बच्चा है, उसी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसका मतलब होता है बैंक खाते के लिए नामांकन, ठीक है। तो ये थे अपने हिंदी के सवाल। अब फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं ना। देखो SDG मैंने आपको बताया ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 12वें का IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। 13वें का ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM का फुल फॉर्म। और 14 मतलब व्हाट इज मीन्ड बाय नॉमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ए बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब होगा कस्टमर नॉमिनेट्स पर्सन्स टू whom the money lying in their account should go in the event of their death।
यानी कि जब डेथ हो जाती है किसी ओल्डर पर्सन की तो अपने बेटों को वो ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब अपना परमिशन देता है बैंक को कि भाई मेरे जो पैसे वो इसके पास में ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। समझ में आ गया। आगे चलते भाई, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्स जननी सुरक्षा योजना। दोस्तों जननी सुरक्षा योजना, ये जो योजना है किस मंत्रालय के द्वारा लाई गई थी, हिंदी में पढ़ते हैं किस मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसमें दोस्तों मैटरनल हेल्थ और इन्फेंट हेल्थ का केयर किया जाता है। जैसे कि किसी औरत की अगर डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, तो दोस्तों उसके बच्चे का ध्यान रखना और उसकी खुद का ध्यान रखना, जिसको बचा हुआ है, जननी का मतलब मैटरनल हेल्थ से होगा यहाँ पर, मातृ स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य से रिलेटेड ये योजना है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये एक स्कीम है ना। कुछ पैसा वगैरह मिलता है, मतलब सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी वगैरह करें महिलाएं, कुछ पैसा वगैरह मिलता है, ठीक है, और बच्ची होने पे तो और ज़्यादा पैसा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आपके सामने एक तरफ दे रखा है निवेश विकल्प दे रखे हैं, दूसरी तरफ देखा है जोखिम और इनाम। तो आपने स्टॉक का नाम सुना होगा, लोग स्टॉक में पैसा वगैरह लगाते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ग्रो है, एंजल वन है, ये सारे प्लेटफॉर्म है, राइट। तो दोस्तों कुछ लोग पैसा का लगाते हैं, मतलब कुछ सालों के लिए रख देते हैं पैसा, किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीद लिया है ना, रिलायंस का, टाटा का, HDFC का, SBI का। तो जो स्टॉक होते हैं ना उनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट होता है, मतलब मार्केट कभी भी धड़ाम से गिर सकता है, कभी भी हाइट पे जा सकता है। तो स्टॉक ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो जोखिम या रिस्क फैक्टर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है ना। बंदा हार भी जाता है लाखों रुपए, या फिर लाखों रुपए वो अर्न भी कर सकता है, जीत भी सकता है ना। तो ध्यान रखना भाई, पहला तो सही है, दूसरा गलत है ना। स्टॉक का जोखिम उच्च होता है, इनाम भी इसका उच्च मिलेगा। अब जिसके अंदर आप ये देखो कि रिस्क ज़्यादा है ना, उसका जो प्राइस होगा वो ज़्यादा ही मिलेगा स्टॉक का। आगे है लोक भविष्य निधि, जो PPF फंड होता है ना, PPF फंड, तो इसका रिस्क कम होता है, लोग इसी में पैसा डालना सही समझते हैं, और इनाम भी इसका मध्यम मिलता है, यानी कि जो मैच्योरिटी पीरियड पर थोड़ा बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाता है PPF से। फिर सोना, लोग सोना भी खरीदते हैं, इसका जोखिम मध्यम होता है, यानी कि सोना भी मतलब ठीक ठाक है, 5 साल तक रख दे, 1 लाख का कोई सोना खरीद ले तो उसको 3-4 लाख के आसपास मिल जाएंगे। तो इनाम भी इसका मध्यम होता है, लेकिन स्टॉक का ध्यान रखना भाई, रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होता है, और इनाम भी, यानी कि जो मैच्योर होगा आपका स्टॉक तब आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। तो इसमें दोस्तों पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो इसके लिहाज से दोस्तों हमारा चौथा जो विकल्प होगा ऑप्शन, वो बिल्कुल ठीक होगा। PMJDY का मतलब क्या दोस्तों, PMJDY इसका मतलब तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपको पता होगा कि सरकार ने 2014 के अंदर दोस्तों ये स्कीम लेके आया था सरकार, भारत सरकार, ताकि हर किसी का बैंक अकाउंट खुले, है ना, और विशेषतः गरीब लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल इंडिया में, ताकि लोगों को अगर पेंशन वगैरह देनी हो, किसी को किसी के खाते में ट्रांसफ़र करने हो भारत सरकार पैसा, है ना, कोई नरेगा का मजदूर है, तो PMJDY का मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना था। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों, जमा की गई राशि जो निवेशकों को निष्क्रिय तरीके से शेयर बाजार में भाग लेने देने के लिए पेशेवर प्रबंधित की जाती है, पेशेवर रूप से प्रबंधित की जाती है। ध्यान देना भाई, म्यूचुअल फंड क्या है कि भाई बहुत सारे कस्टमर से पैसा है वो लिया जाता है, और उसको फिर बॉन्ड में, इक्विटी में, या फिर सिक्योरिटी में, बॉन्ड में, शेयर में या प्रतिभूतियों में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। समझ में आ गया, ये म्यूचुअल फंड होता है। ध्यान देना, जमा की गई धनराशि होती है जो निवेशकों को निष्क्रिय तरीके से, यानी कि मान लो आपको नॉलेज नहीं है क्या म्यूचुअल फंड होता है, क्या FD होता है, क्या स्टॉक्स होता है, तो आप क्या करते हो, ये ब्रोकर एप्लीकेशन है ना, एंजल वन, ग्रो का, आपने सुना होगा कभी ना कभी, तो ग्रो, एंजल वन, इन पे आप कुछ पैसे है वो इन्वेस्ट कर दो, और फिर ये मतलब जिसको टेक्निकल नॉलेज होगा वो आपके पैसे लगा देगा किसी बॉन्ड में, किसी शेयर में, या फिर किसी इक्विटी में, और आपको कह देगा 1 साल रुक जाओ, 5 साल रुक जाओ, आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो ये होता है म्यूचुअल फंड, जहाँ पे मतलब निष्क्रिय तरीके से, यानी कि आपको तो कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन शेयर बाजार में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, वो कि आपका पैसा लगा देते हैं। फिर ध्यान देना भाई। अब चलते हैं भाई, इंग्लिश में फटाफट से रीड कर लेते हैं बिना वक्त गवाए हुए। जननी सुरक्षा योजना, है ना, तो विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच्ड। तो इसके अंदर मैंने बताया था स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, रिवार्ड इसका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, है ना, PPF बोलते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा कम रिस्क होता है, काफ़ी कम रिस्क होता है, और रिवार्ड इसका मीडियम होता है। गोल्ड में मीडियम रिस्क होता है और रिवार्ड मीडियम होता है। तो इसी लिहाज से 1 2 3 4 ये मतलब चौथा ऑप्शन सही था।
JDY स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी कि बैंक सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाएगी सरकार, है ना। तो योजना म्यूचुअल फंड क्या है? पूल्ड असेट्स दैट आर प्रोफेशनली मैनेज टू लेट इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट इन स्टॉक मार्केट्स इन ए पैसिव मैनर। तो दोस्तों जो पैसा है ना, मतलब काफ़ी सारे क्लाइंट से पैसा लेकर के, जो मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, मार्केट के जो जानकार होते हैं, वो बॉन्ड में आपका सारा पैसा बॉन्ड में, इक्विटी में और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और मैच्योर होने पर मतलब आपको कुछ डिविडेंड या लाभांश दे दिया जाता है। ठीक है, तो भाई कैसा लग रहा है वीडियो सॉल्यूशन? मेहनत पसंद आ रही है तो कि बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, ताकि वीडियो की रीच अपना बढ़ेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों हिंदी में पढ़ते हैं भाई। 19 क्या है? केंद्र क्षेत्र की योजनाएं हैं जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती है, मतलब इसका विशेषता क्या होता है? कोई भी केंद्रीय क्षेत्रीय सरकार की योजना कब कहलाएगी? जब दोस्तों केवल संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर ही उपलब्ध हो। जैसे कि संघ सूची में यूनियन लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में जितने भी विषय हैं, उस विषय में जो भी कानून अगर सरकार बनाती है, योजना बनाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही 100% पैसा देती है उसके लिए। तो दोस्तों केंद्र क्षेत्र की योजनाओं में केवल संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर ही उपलब्ध है, ये भी सही होगा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये भी सही होगा, 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, यानी कि इस योजना के लिए पूरा का पूरा जो पैसा वो केंद्र सरकार ही देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो इस लिहाज से फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। मतलब एक तरफ हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 1096 है, तो किससे रिलेटेड है? ये प्राकृतिक आपदा नियंत्रण कक्ष, यानी कि दोस्तों जब किसी डिस्ट्रिक्ट्स में या किसी ब्लॉक में, तहसील में कोई भूकंप आ गया, है ना, आग लग गई या फिर बाढ़ आ गई, तो 1096 अपन मतलब डायल कर सकते हैं। वो कहाँ जाएगा नंबर? सीधा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण कक्ष में जाएगा, जहाँ पर जिला कलेक्टर अपने सहयोगी अधिकारियों के द्वारा आपकी समस्याओं को समाधान करेंगे। हेल्पलाइन नंबर 1930 क्या? साइबर शिकायत, यानी कि आपके पास में ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गई या फिर किसी ने आपका बैंक का पैसा उड़ा लिया OTP वगैरह लेकर के, है ना, ये भी सही है 1930। और 1033 क्या? राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपातकालीन राहत केंद्र, जैसे कि नेशनल हाईवे पे चल रहे एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, है ना, या फिर छीना झपटी कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पर 1033 आप डायल कर सकते हो। इसके अलावा 1091 मतलब जो महिलाएं संकट में हैं वो इस नंबर पे कॉल कर सकती हैं, 24/7 ये सर्विस रहती है भारत सरकार की। तो भाई ये बिल्कुल चारों ही ऑप्शन सही हैं, ये सभी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय बीड़ी श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रायोजित करता है? दोस्तों इनमें से कोई नहीं, न तो जनजातीय कार्य मंत्रालय करता है, न शिक्षा मंत्रालय करता है। जैसे खानों में जो काम करते हैं मजदूर, उनके बच्चों के लिए, और बीड़ी श्रमिकों के बच्चों के लिए, है ना, कौन सा स्कॉलरशिप देता है? कौन सा मिनिस्ट्री? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय देता है, ध्यान देना भाई। तो इनमें से कोई भी नहीं, ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? 1992 के अंदर एक तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 73rd 1992 के अंदर, और एक 74वां हुआ था भाई। 73वां किससे रिलेटेड है? पंचायती राज PRI इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 73वां संवैधानिक संशोधन है, ध्यान देना भाई। जिसके अंदर गांव के स्तर पे तो ग्राम पंचायत बनाएगी, और तहसील या ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति बनाएगी, और जिले के स्तर पे जिला परिषद बनाई गई थी, ध्यान देना भाई, है ना। तो इन संस्थाओं को क्या कहा जाता है? पंचायती राज संस्था कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन सही होगा। ठीक है, अगर 74वां पूछ ले वो किससे रिलेटेड था? शहरी स्थानीय स्वशासन से, जहाँ पर ये जो आपके नगर पालिका है ना, इनके गठन के लिए और इनको मतलब संवैधानिक अधिकार देने के लिए था 74वां संविधान संशोधन, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए था। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सामान्य सेवा केंद्रों पे उपलब्ध होती हैं? मतलब जो आपके ई मित्र, जैसे राजस्थान में मैं रहता हूं, तो राजस्थान में सामान्य सेवा केंद्र होते हैं, जैसे कि ई मित्र इनको बोलते हैं ना। अलग अलग राज्यों में इनका नाम अलग हो सकता है। वहाँ पर जाकर आप आधार सेवाएं, ई श्रम पंजीकरण करवा सकते हैं, PM फसल बीमा योजना करवा सकते हैं। तो ये सभी बिल्कुल मतलब जो कॉमन सर्विस सेंटर है, इन पे ये व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग भाई इंग्लिश के भी देख ही रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो चलो भाई देखते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या होती हैं? अवेलेबल ओनली ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड विद इन द यूनियन लिस्ट, बिल्कुल सही है। 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सही है। तो इस लिहाज से मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर ठीक होगा। ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों एक तरफ हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, दूसरी तरफ सर्विस दे रखी है। तो 1096 जो हेल्पलाइन है ये नेचुरल डिजास्टर कंट्रोल रूम से रिलेटेड है। 1930 ये साइबर कंप्लेंट, साइबर क्राइम से रिलेटेड है, कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं आप।
1033 ये इमरजेंसी रिलीफ सेंटर्स ऑन नेशनल हाईवे से रिलेटेड है। 1091 ये वोमेन हेल्पलाइन इन डिस्ट्रेस है, यानी कि कोई भी महिला किसी के साथ में मतलब कुछ गलत होता है तो 1091 पर वो कॉल लगा करके अपनी समस्या का समाधान कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्स स्कॉलरशिप्स टू द चिल्ड्रन ऑफ बीडी वर्कर्स, है ना, जो बीडी बनाने वाले जो लेबर हैं दोस्तों उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है कौन सा मिनिस्ट्री लेके आया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेके आया। इनमें से तो है ही नहीं चार ऑप्शन में, तो नन ऑफ दीज कर देंगे, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? तो दोस्तों 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, ध्यान देना, है ना भाई। गांव के विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत और फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बनाएगी। मतलब ये टैक्स लगा भी सकती है, इनके पास में काफ़ी राइट्स होते हैं, डेवलपमेंट कर सकती है ना ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर अवेलेबल एट कॉमन सर्विसेज सेंटर? कॉमन सर्विसेज सेंटर तो ऑल ऑफ दीज, आधार सर्विस, है ना, आधार कार्ड मतलब अपडेट करवाना, या फिर ई श्रम पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना, या फिर PM फसल बीमा योजना के लिए अपने को पैसा लेना है, किस्त उठानी है। तो दोस्तों अपने कहाँ जाएंगे? आपके घर के आसपास जो साइबर मतलब जो होते हैं ना साइबर वाले भैया, साइबर कैफे वाले, उसके पास में। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो, कॉमन सर्विस सेंटर इसका नाम होगा। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं दोस्तों अपन 24, ठीक है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची जिसमें अनुच्छेद 243W विवरण प्रदान करती है, आपको पता रहना चाहिए दोस्तों 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेवाएं। तो मैंने आपको बताया था कि 1992 के अंदर 1992 के अंदर भारत सरकार ने 74वां संविधान संशोधन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लागू इम्प्लीमेंट किया था और 3 नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी। मतलब नगर पंचायत जो छोटे शहर होते हैं, फिर नगर परिषद, फिर नगर निगम। नगर निगम चंडीगढ़ मोहाली, है ना, सॉरी चंडीगढ़ है, जयपुर है और इंदौर है, आपका दिल्ली है। तो शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं हैं वो इसमें आ जाएंगी, अर्बन लोकल बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 25, G2C सेवाओं से क्या मतलब है? सरकार से नागरिक सेवाएं। गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, जैसे कि दोस्तों आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो ऑनलाइन, है ना, सरकार आपको ऑनलाइन सेवा दे रही है ना, राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या अपना बिजली का पानी का गैस का बिल भरते हो ऑनलाइन, तो वो क्या है? G2C सर्विस होती है। G2 सर्विस का मतलब है सरकार से नागरिक सेवाएं, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं भाई? देखा है क्या कभी? आधार कार्ड तो देखा है लेकिन नंबर नहीं पढ़े। तो 12 अंक होते हैं, 12 डिजिट होते हैं आधार संख्या में। आगे है दोस्तों NSDL का मतलब क्या? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL का मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि ये शेयर बॉन्ड से रिलेटेड है दोस्तों, है ना, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है NSDL। क्वेश्चन नंबर 28, पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ये विदेश मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा पासपोर्ट इश्यू किए जाते हैं। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, है ना, तो हिंदी मीडियम जिसके पास में है उसका रिवीजन हो जाएगा, ऐसे ही इंग्लिश मीडियम जिसके पास है उसका भी रिवीजन हो जाएगा जब वो हिंदी के पढ़ रहे होंगे। तो 12th शेड्यूल दोस्तों, 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ, किसके बारे में डिटेल प्रोवाइड कराता है? 12th शेड्यूल। ये सर्विसेज अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि क्या क्या इनके अधिकार क्षेत्र में आती है, यानी कि क्या ये काम करवाती हैं, है ना, जो नगर पालिकाएं, नगर परिषद हैं या फिर नगर निगम है, क्या क्या काम करवाती हैं? मतलब डेवलपमेंट का काम करवाती है, टैक्स कलेक्ट करती हैं, चुनाव करवाती है। तो ये सब 12th शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, G2G सर्विस अभी बताया, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 26, आधार कार्ड के अंदर कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट होते हैं। NSDL का मतलब क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और पासपोर्ट आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त, है ना। पेपर बढ़िया जाएगा। मैं जो गैस पेपर बनाऊंगा ना, प्रिडिक्ट करूंगा सवाल, भाई वो भी देख जाना, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आपको पता जितना ज़्यादा सवाल आप मतलब अपनी नज़रों के सामने से निकाल के चले जाओगे एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों, उतना ही सवाल सही करोगे। ध्यान देना भाई, क्योंकि लास्ट के 2 या 3 दिन में किताब पढ़े नहीं जाएगी, भूल जाओ, किताब पढ़ी जा सकती है मेरे से। तो अपन प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं यार, क्या पता यहाँ से सवाल बन जाए, है ना। तो व्हाट इज़ द वोटर कार्ड? वोटर कार्ड क्या होता है? हिंदी में पढ़ लेते हैं। वोटर कार्ड क्या है? यह मतदाता के लिए वोट डालने का एक कानूनी पहचान पत्र, यानी कि आप वोट कास्ट करते हो, वोट देते हो आप। तो ये क्या है? कानूनी पहचान पत्र है आपका वोटर ID कार्ड। आगे क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड
ONORC योजना के क्या लाभ है दोस्तों? पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, यह प्रवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है, यानी कि गेहूं, दाल, मसाले, तेल, सब्जी, मतलब सब्जी वाला तेल, ये सब मिलता है। इसके अलावा NFS क्या है दोस्तों? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था भाई, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, है ना। कब आया था दोस्तों? 2013 के अंदर आया था। तो उसमें क्या कहा गया था, जैसे कि कोई पश्चिम बंगाल का है, वो गोवा चला गया कमाने के लिए, तो वहाँ पर भी अपना राशन कार्ड दिखा करके वो अनाज ले सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही था। इस लिहाज से अपना जो विकल्प नंबर 4 है वो बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। तो चौथा इसमें मतलब लगा देना, फिर OMR शीट में गोले भर देना, और टाइम पे गोले भरना यार, ठीक है। और बिल्कुल एकदम गोल बाहर नहीं जाना चाहिए इंक। कई मैंने देखा कि क्रॉस लिख के आ जाता है, टिक लगा के आ जाते हैं, उसमें वो सही तरीका नहीं है। प्रथम कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया गया था? प्रथम कंप्यूटर का उपयोग दोस्तों सैन्य और वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए किया गया था। मिलिट्री एंड साइंटिफिक पर्पज के लिए पहला जो कंप्यूटर बना था उसका यूज किया गया था। अरे पहले तो कोई ना तो OTT प्लेटफॉर्म कोई देखता था, वेब सीरीज थोड़ी चलती थी पहले, कोई गेम वगैरह थोड़ी चलता था। तो आप इसमें कॉमन सेंस का यूज करके भी दोस्तों आप टिक कर सकते थे। तो आपको 18 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए। 18 के करीब जितना जल्दी पहुंचेगा उतना बेटर होगा। इनपुट डिवाइसेज उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर में इनपुट प्रदान करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि टेक्स्ट और आदेश, है ना। आदेश मतलब कमांड। अब जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, कौन बताएगा इनपुट डिवाइस? जैसे कि दोस्तों आपका जो कीबोर्ड है, माउस है ना, माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन, इसके अलावा टच स्क्रीन, इसके अलावा वेब कैम जो होता है, और जॉयस्टिक जिससे अपन गेम वगैरह खेलते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस होती हैं, ये आपको टेक्स्ट और कमांड देने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 33, खोज इंजन वेब पेजों का विश्लेषण करने और उपयोगकर्ताओं को उनकी खोज के आधार पर प्रासंगिक खोज परिणाम प्रदान करने के लिए जटिल एल्गोरिदम का यूज करते हैं। ब्लैंक दे रखा, खाली स्थान की पूर्ति करनी है। वेबसाइट मालिकों द्वारा अपनी इंजन खोज रैंकिंग में सुधार करने और खोज इंजन परिणाम पृष्ठों पर अपनी वेबसाइटों की दृश्यता बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक पद्धति है। भाई कितना बड़ा, कितना महाभारत लिखा हुआ इसके अंदर। तो इसका सही आंसर होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन अनुकूलन। तो ये क्या है? SEO बोलते हैं इसको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO बोलते हैं, SEO। ये क्या होता है? जैसे कि मान लो आप टी-शर्ट्स वगैरह बेचते हैं, है ना, प्रिंटेड टी-शर्ट वगैरह बेचते हैं, तो आप चाहते हैं कि भाई गूगल पे कोई भी सर्च करे ना प्रिंटेड टी-शर्ट, तो आपकी वेबसाइट का रिजल्ट वहाँ पे पहले नंबर पे आ जाए। तो दोस्तों आप गूगल को थोड़ा बहुत पैसा भी देना पड़ेगा, गूगल तभी दिखाएगा आपकी वेबसाइट को, क्योंकि ऐसे तो टी-शर्ट बनाने वाले तो काफ़ी हैं, है ना, आपसे बेटर बैठे हुए हैं लोग। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं तो गूगल है वो सर्च इंजन में कुछ ऐसा सुधार करता है कि एल्गोरिदम चेंज करता है थोड़ी, और आपकी वेबसाइट का रिजल्ट ऊपर आता है, आपकी वेबसाइट रैंक करने लग जाती है, रैंक करने लग जाती है। इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना, याद रखना। तो भाई इंग्लिश में फटाफट से देख लेते हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा, अपना थोड़ा सा ख्याल भी रखिए आप। व्हाट इज़ ए वोटर ID कार्ड? इट इज़ ए लीगल प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर द वोटर टू कास्ट दियर वोट। तो लीगल प्रूफ है भाई ये वोटर ID कार्ड, है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC प्लान? ये क्या है? इट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी फॉर माइग्रेंट्स एज वेल। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक था, NFS बेनिफिशियरी, यानी कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFS के तहत जो बेनिफिशियरी लाभ जिसको मिल रहा है, कैन लिफ्ट दियर फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी APS ऑफ चॉइस। यानी कि बताया ना, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का कोई मजदूर आदमी हो, गोवा चला गया मजदूरी करने, तो गोवा में अगर दिखा देगा अपना राशन कार्ड तो भी उसको वहाँ पे अनाज मिलेगा। ये 2013 में एक्ट आया था, NFS एक्ट, उसके द्वारा ये मतलब तय कर दिया गया था। तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसमें सही था, पहला और दूसरा सही था ना इसमें। तो इस लिहाज से अपन फोर्थ ऑप्शन पे बिल्कुल राइट होगा अपना। क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज यूज्ड फॉर मिलिट्री एंड साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, इनपुट डिवाइसेज अलाउ यूजर्स टू प्रोवाइड इनपुट टू ए कंप्यूटर सच एज टेक्स्ट एंड कमांड देते हैं अपन। आगे मैंने आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बता दिया है कि सर्च इंजन्स आर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स टू एनालाइज वेब पेजेस and provides user with relevant search engine search results based on their search is a practice used by website owners to improve their search engine ranking। मतलब कि अगर आप SEO अच्छे से कर देते हो कि बेस्ट टी शर्ट्स अंडर 399, बेस्ट टी शर्ट अंडर 399, है ना, कूल टी शर्ट्स, बेस्ट स्टिकर्स
टी शर्ट्स। तो इस तरह से आप कुछ कीवर्ड लिख देते हो तो गूगल समझ जाता है ना, गूगल समझ जाता है कि आपकी जो वेबसाइट है वहाँ पे तरह तरह की अच्छी अच्छी टी शर्ट्स हैं, तो मैं कस्टमर को यही आपकी वेबसाइट दिखाता हूँ। तो दोस्तों वो अपनी एल्गोरिदम चेंज करता है, उसी को कहते हैं SEO। SEO काफ़ी लोग तो पैसे देते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों, हिंदी में पढ़ते हैं इसको। देखो, ब्लैंक दे रखा, खाली स्थान भरना है। उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील जानकारी प्रदान करने के लिए धोखा देने वाली भ्रामक ईमेल या वेबसाइट का उपयोग शामिल है। दोस्तों कई बार हम देखते हैं ना, मतलब एक वेबसाइट खोलते हैं, उसके साथ में 3-4 और वेबसाइट खुल जाती हैं, पता है ना। और या फिर अपने मोबाइल में ईमेल वगैरह आती रहती है काफ़ी बार, है ना, अपन क्लिक भी कर देते हैं, वो फिर अपने अकाउंट नंबर मांग लेती है काफ़ी बार इंस्टा और फेसबुक के पासवर्ड भी मांग लेती है। तो ये भ्रामक ईमेल और वेबसाइटें होती है जो कि अपने को मतलब क्या करती है, हमारा डेटा लीक करती है, मतलब डेटा को चुरा लेती है। वो बैंक अकाउंट हो सकता है, वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स हो सकती है, वो आपका कोई प्राइवेसी वाला कोई वीडियो या फोटो हो सकता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं फिशिंग। और मेलवेयर क्या है? मेलवेयर एक तरह का वायरस होता है ना, मेलवेयर। और हैकिंग आप जानते ही हैं, जो हैकर होते हैं वो आपको मतलब कंट्रोल कर लेते हैं पूरा का पूरा सिस्टम। और साइबर बदमाशी क्या है? साइबर बुलिंग, जैसे कि कोई आपका ऑनलाइन पीछा कर रहा है, आप कब ऑनलाइन आते हो, लास्ट सीन कब का है आपका, आपने प्रोफाइल कब चेंज की, इंस्टा पर आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, किसकी कमेंट कर रहे हो, ये होता है साइबर बुलिंग। कोई अगर आपका पीछा करता तो इस तरह से, या फिर आपको कुछ लिख करके भेजता है ना, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। WWW का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान देना, WWW का फुल फॉर्म है WWW का। तो दोस्तों एक इंसान, मतलब दो व्यक्ति थे, बर्नर और ली। इन लोगों ने 1989 में 1989 में WWW का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इसमें दोस्तों FB भी है, ठीक है, फेसबुक, स्नैपचैट और इंस्टा तीनों है, और ईमेल नहीं है। ईमेल तो क्या है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन है वो हम रिसीवर तक भेजते हैं, वह ईमेल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? वे उपकरण जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता यानी कि जो यूजर होता है वो सिस्टम को डेटा या अथवा फीड प्रदान करता है। जैसे कि दोस्तों मैं माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ तो मैं इनपुट दे रहा हूँ ना, सिस्टम को इनपुट दे रहा हूँ। ऐसे ही आप कीबोर्ड से किसी को मैसेज लिख के भेज रहे हो, है ना, कंप्यूटर चला रहे हो, तो आप इनपुट दे रहे हो, आप सिस्टम को इनपुट दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 38, तो 37 में पहला ऑप्शन ठीक था। 38वां क्या है? खाली स्थान भौतिक चीज़ों या पहनने योग्य वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और कनेक्टिविटी के साथ अंतर्निहित अन्य वस्तुओं का नेटवर्क है जो इन वस्तुओं को डेटा संचार करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें सही आपका आंसर होगा, पहला ऑप्शन ठीक होगा। IoT क्या होता है? जैसे कि आप अलेक्सा से बोलते हो प्ले ए सॉन्ग, और आप गाने का नाम भी बता देते हो, या फिर उसको बोलते हो मेरा मूड आज थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा मेरे को आ रहा है, उस हिसाब से गाने बजाओ, है ना। या फिर दोस्तों ऐसे पंखे आने लगे हैं, फ़ैन आने लगे हैं, सीलिंग फ़ैन, जो कि मतलब आपके इशारे पे चल जाते हैं। ऐसी ट्यूबलाइट वगैरह, लाइट वगैरह आने लग गई हैं। और जो कार आप चलाते हैं, है ना, उसके अंदर भी कुछ कुछ सिस्टम ऐसे आ गए, GPS वगैरह, ये सब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। या फिर ऐसे समझो आप, जो आपने घड़ी पहन रखी है, किस किस के पास में फिटनेस ट्रैकर है। फिटनेस ट्रैकर आप जानते हो ना, घड़ी लोग पहनते हैं, उसके अंदर पूरा सिस्टम दिख जाता, मतलब कितना किलोमीटर आप चले, आपकी हार्ट बीट कितनी है, BP वगैरह कितनी है। तो ये क्या है दोस्तों? मतलब कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं मशीन्स के साथ में, वो मिल करके मतलब आपके कहे के अनुसार वो काम करते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। भौतिक चीज़ों या पहनने योग्य वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और कनेक्टिविटी के साथ अंतर्निहित वस्तुओं का नेटवर्क है जो कि इन वस्तुओं का डेटा संचार करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। तो ये इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT शामिल हो जाएगा। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं फटाफट से। ब्लैंक आपको फिल करना, इज द यूज ऑफ डिसेप्टिव ईमेल्स और वेबसाइट टू ट्रिक यूजर्स इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आपके पास में कई ऐसी वेबसाइट वगैरह आती है, ईमेल वगैरह आती है, जिस पे आप क्लिक करते हैं, आप बैंक अकाउंट नंबर, अपना FB अकाउंट, इंस्टा अकाउंट डाल देते हो उसमें, है ना, तो फिर फिशिंग कहलाती है, वो नकली वेबसाइटें होती है। क्वेश्चन नंबर 35, WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और बर्नर और ली ने इसे 1989 में मतलब दुनिया के सामने लेके आए थे। 36 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? ईमेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, इनपुट डिवाइसेस आर द इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच द यूजर फीड्स और प्रोवाइड डेटा टू द सिस्टम। ये इनपुट डिवाइसेस का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 38, द ब्लैंक इज द नेटवर्क ऑफ फिजिकल थिंग्स और वियरेबल, जैसे कि फिटनेस ट्रैकर, आप जो घड़ियाँ पहनते हो ना, वो वियरेबल्स
कहलाएंगी। एंड अदर आइटम्स एम्बेडेड यानी कि आपस में कनेक्टेड होती हैं इंटरनेट के माध्यम से विद इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी विच इनेबल्स दीज ऑब्जेक्ट टू कम्युनिकेट डेटा, मतलब डेटा का है वो आराम से कम्युनिकेट कर लेते हैं, IoT कहलाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आगे बढ़ते हैं ना फटाफट से, फिर मैं आपके लिए अच्छे से सवाल भी लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। किताब को रीड किया है मैंने दोस्तों, जितना मुझे समझ में आया है। उत्पादकता सॉफ्टवेयर क्या है भाई? भरोसा रखना, ट्रस्ट रखना, क्योंकि भरोसे से ही तो दुनिया चल रही है। उत्पादकता सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट के हैं, अलार्म वाले, हम कुछ नोट्स लिखते हैं, वो भी क्या उत्पादकता सॉफ्टवेयर है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को कम प्रयास में कोई कार्य करने में मदद करता है वो उत्पादकता सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? दोस्तों गूगल ड्राइव भी है, क्योंकि उसके अंदर अपन फोटो डाल देते हैं, है ना, या फिर अपना कोई PDF रहता है। अरे क्लाउड स्टोरेज का मतलब समझते हो ना? जैसे कि दोस्तों आपने ईमेल ID, आपने गूगल ड्राइव में लॉगिन किया और आपने अपना मार्कशीट डाल दिया। अब मान लो आप जयपुर के अंदर हो, आप मान लो कश्मीर चले गए, तो गूगल ड्राइव में लॉगिन करो और कश्मीर में भी वो आपको अपना जो डिग्री मार्कशीट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये होता है क्लाउड स्टोरेज, है ना, क्लाउड स्टोरेज। तो फिजिकल रखने की कोई नीड नहीं है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो आपका, है ना, आधार कार्ड हो, कुछ भी हो, आपको फिजिकल रखने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके अंदर गूगल स्कॉलर नहीं है, गूगल ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है और iCloud भी है। iCloud ये शायद एप्पल का है, iCloud, हाँ बिल्कुल एप्पल कंपनी का है। गूगल स्कॉलर क्या है दोस्तों? एक प्रकार का सर्च इंजन होता है, ये क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में बहुत महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर रहा है भाई डेटा विश्लेषण। डेटा विश्लेषण कौन बताएगा? डेटा एनालिटिक्स क्या होता है भाई? देखो आपके पास में बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, है ना, किसी से भी रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड या किसी सिटी से रिलेटेड। तो डेटाज के बीच में, है ना, डाटाओं के मध्य आप जब को रिलेशंस बनाते हैं, आप हिडन पैटर्न को, छुपे हुए पैटर्न को बाहर निकाल के लाते हैं। तो डेटा विश्लेषण आज काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है दोस्तों, और लोग हैं बीटेक वगैरह भी करते हैं, डिप्लोमा वगैरह करते हैं डेटा एनालिटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मेलवेयर नहीं है? मैंने आपको अभी बताया था, वार्म्स, ट्रोजन और एडवेयर। ये वायरस टाइप के होते हैं जो कि एक सिस्टम में घुस जाते हैं, ठीक है, फिर उसको नुकसान पहुंचाने लगते हैं। वार्म्स, ट्रोजन और एडवेयर। सॉफ्टवेयर नहीं भाई, सॉफ्टवेयर तो मेलवेयर थोड़ी होता है, सॉफ्टवेयर तो नॉर्मल एक मतलब अपन जो भी यूज करते हैं एप्लीकेशन, वो मेलवेयर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम फर्जी खबरों के दुष्परिणामों से मुक्ति करने में मदद करता है? यानी कि जो फर्जी खबरें लोग फैला देते हैं ना, कि यहाँ पर दंगे हो रहे, लड़ाई हो रही है, तुम भी आ जाओ, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ईस्वी के तहत दोस्तों, मतलब अगर कोई फैलाएगा ऐसी खबरें इंटरनेट पे तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, FIR दर्ज की जाएगी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा। तो फर्जी खबरें रोकने का ये एक माध्यम, ये अधिनियम, कानून आया था। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं यार फटाफट से। व्हाट इज़ ए प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर? पहला ऑप्शन ठीक था इसमें, ए सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स द यूजर टू परफॉर्म ए टास्क विद मच लेस एफर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज? गूगल स्कॉलर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, डेटा एनालिटिक्स में ठीक हुआ, क्योंकि इट इज़ ए इमर्जिंग एज वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेलवेयर? तो दोस्तों वॉर्म्स, ट्रोजन, एडवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही आंसर है इसका, मेलवेयर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हेल्प इन कॉम्बेटिंग नुआंसेज ऑफ फेक न्यूज़? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? डिजिटल नागरिकता का क्या अर्थ होता है? डिजिटल नागरिकता का मतलब होता है यह इंटरनेट, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल उपकरणों सहित प्रौद्योगिकी के सही जिम्मेदारी और उचित उपयोग को संदर्भित करती है। यानी कि दोस्तों इंटरनेट का उपयोग करके मतलब कोई क्राइम भी तो करता है, तो हमें क्राइम नहीं करना है भाई, हमें अच्छे काम करने हैं, लोगों को मोटिवेट करना है। तो डिजिटल नागरिकता वही होती है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल उपकरणों को सही तरीके से यूज करना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा तरीका इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा नहीं करता? यानी कि दोस्तों आप अगर मजबूत पासवर्ड बना देते हैं आपका ईमेल का, FB का, इंस्टा का, तो कोई चुरा नहीं सकेगा। तो भी आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है, प्राइवेसी, उसको सेव कर सकते हैं। द्विकारक प्रमाणीकरण का उपयोग, यानी कि दोस्तों जैसे कि जीमेल में नहीं होता, जीमेल में अगर आप मान लो जीमेल का पासवर्ड भूल गए तो आपके मोबाइल के अंदर पहले तो OTP आता है ना, OTP के बाद में कुछ नंबर भी आता है कि ये नंबर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसे कहते हैं द्विकारक प्रमाणीकरण का उपयोग करना। तो दोस्तों
इसके अंदर असीमित व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करना, इससे क्या होगा, आपकी जो प्राइवेसी है वो वॉलेट हो जाएगी। दिन रात इंस्टाग्राम चलाते रहते हो, फोटो डालते रहते हो, कमेंट करते रहते हो, है ना, लाइव आते रहते हो, तो सब जान लेंगे आप किसके साथ घूम रहे हो, कहाँ पे हो, है ना, क्या आपने कपड़े पहने हुए हैं और क्या खाना खा रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो। अगर आप ये सब बताते रहते हो तो दोस्तों आप अपनी ही प्राइवेसी है वो लोगों के सामने लेके आ रहे हो, ठीक है, प्राइवेसी है उसकी धज्जियाँ उड़ रही है। तो ये जो तरीका है वो व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा नहीं करता, असीमित व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करना। क्वेश्चन नंबर 46 ए डिजिटल फुटप्रिंट को संदर्भित करता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल फुटप्रिंट? क्या होता है? डेटा या जानकारी का वह निशान जो किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट का उपयोग करते समय या ऑनलाइन गतिविधियों में संलग्न होने पर छोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि आप यूट्यूब पे कमेंट करते रहते हो, किसी की प्रोफाइल पिक देखी, उस पर कमेंट कर दिया, रिएक्ट कर दिया, तो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो सेव तो रहती है ना। आप 10 साल बाद में देख सकते हो, यार मैंने कमेंट तो किया था, उसकी फ़ोटो तो लाइक की थी मैंने, है ना, उसको मैसेज तो भेजा था मैंने। यही डिजिटल फुटप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों सॉरी अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं यार इसको, है ना, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। What is digital citizenship? It refers to the responsible and appropriate use of technology, including the internet, social media and other digital devices. ये डिजिटल सिटीजनशिप कहलाती है, यानी कि इंटरनेट का सही उपयोग करना, यूज़ करना। क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड डज नॉट प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, शेयरिंग अनलिमिटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन? ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ए डिजिटल फुटप्रिंट रेफर्स टू the trail of data or information that is left behind by person when they use the internet or engage in online activities such as commenting and liking other photos. आगे चलते हैं। डिजिटल नागरिकता है भाई, पढ़ा दिया है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आप पे आ जाते हैं। ऑनलाइन सेटिंग में रोज़मर्रा की दुनिया की तरह दूसरों के काम का उपयोग के तहत नियंत्रित करना होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने कोई गाना बनाया, है ना, कोई गाना बनाया आपने, और आप नहीं चाहते हैं कि इस गाने को कोई कॉपी कर ले, डाउनलोड कर ले और फिर यूट्यूब पे डाल दे, क्योंकि भाई उससे तो आप कमा नहीं पाएंगे, सामने वाला कमा पाएगा। तो ये ऑनलाइन दुनिया में जब आप है वो दूसरे के काम के उपयोग के लिए मतलब थोड़ा समझदारी दिखाते हो, तो ये नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? कॉपीराइट एक्ट बना हुआ है, लॉ बना हुआ है। मतलब हम किसी का कंटेंट चुरा नहीं सकते, कॉपी नहीं कर सकते, डाउनलोड वगैरह आप कर लो तो ठीक है, लेकिन उससे कमाई नहीं कर सकते आप। जैसे किसी ने गाना बना दी, किसी ने वीडियो डाल दी, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 ईमेल लेखन और फॉर्मेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वेब कौशल है उपयुक्त? सभी। भाई ईमेल लेखन यानी कि जब हम किसी को ईमेल लिखते हैं ना, तो ईमेल में एक तो प्रोफेशनल तरीके से हमें लिखना पड़ता है। हम डियर का उपयोग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं और हमें अपनी जो लिखने का जो सेंस है ना वो प्रोफेशनल टाइप से रखना पड़ता है। एक स्पष्ट और संक्षिप्त विषय संबंधित पंक्ति शामिल करें। जैसे कि आपने किसी को 2000 रुपये भेजे और उसके अकाउंट में नहीं गए, तो फ़ोनपे पे ईमेल लिखते हो ना, तो वहाँ पर कोई ज़्यादा बातें अपनेपन की थोड़ी करते हो, आप सीधा मैटर लिखते हो ना वहाँ पे। तो ये ईमेल लेखन का एक मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बोल सकते हैं। अपने ईमेल को परिचय, तीसरा ऑप्शन इसमें मुख्य भाग और निष्कर्ष के साथ में संरचित करना, यानी कि उपयुक्त सभी, इसमें तीनों ही ऑप्शन ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सुरक्षा का एक उन्नत तरीका है? डेटा कूट लेखन। डेटा कूट लेखन क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आप अपने दोस्त को, फेवरेट दोस्त को मैसेज भेज रहे हो, है ना, व्हाट्सएप पे, तो दोस्तों आपका जो डेटा है ना ये इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? कोई थर्ड पर्सन आपके और सामने वाले के बीच में नहीं है। तो ये होता है डेटा कूट लेखन, डेटा इनक्रिप्शन भी बोलते हैं इसको, यानी कि ये प्रोटेक्टेड होता है की के द्वारा, एक की के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, सामने वाला ही पढ़ सकता है आपके मैसेज, तो कोई थर्ड पर्सन नहीं पढ़ सकता। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है? फोरम में अधिकार और जिम्मेदारियां। ये नहीं है इंटरनेट का शिक्षा मतलब शिष्टाचार, कि जैसे कि आप यूट्यूब पे हो, अब मान लो यही वीडियो देख रहे हो, आप नीचे है ना कुछ ऐसे गंदे से वर्ड लिख के चले जाओ, तो क्या ये इंटरनेट शिष्टाचार होगा? नहीं होगा। तो इसके अंदर गोपनीयता और व्यक्तिगत सीमाएं तो होती है, धैर्य, सहानुभूति होती है और असभ्य अपमानजनक भाषा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे है ना आप एक काम करना, यहाँ पे 50 में है ना, 50 में आप थर्ड वाला बिल्कुल सही करना, क्योंकि इंटरनेट शिष्टाचार में गोपनीयता और व्यक्तिगत सीमाएं भी होती है, धैर्य और सहानुभूति भी होती है, और फोरम में अधिकार और जिम्मेदारी भी होती है। फोरम यानी कि कोई भी मंच हो सकता है, वहाँ पे आप अधिकार और जिम्मेदारियों के साथ में लोगों से सलूक करेंगे, बिहेवियर करेंगे। आप असभ्य और अपमानजनक भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, तो ये इंटरनेट शिष्टाचार का हिस्सा नहीं है। तो थर्ड इसमें लगा देना, ये फोर्थ नहीं है, थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा, है ना। चलो भाई देखते हैं, अब इंग्लिश में देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47, इन एन ऑनलाइन सेटिंग जस्ट एज इन द एवरीडे वर्ल्ड द यूज ऑफ द वर्क ऑफ अदर्स इज गवर्नड बाई कॉपीराइट एक्ट एंड लॉ के तहत। ठीक है, अपन किसी का डेटा चुरा नहीं सकते, कंटेंट है ना, उसको मॉनेटरी यानी कि पैसे के लिए यूज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब स्किल्स विद रिस्पेक्ट टू ईमेल राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग, ऑल ऑफ दीज सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांस मेथड ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, डेटा इनक्रिप्शन अभी बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट एटिकेट। एटिकेट क्या होता है कि आप सभ्य तरीके से, सिविलाइज्ड मैनर से, प्यार मोहब्बत तरीके से रहो इंटरनेट पे। तो रूड एंड डिसरिस्पेक्ट लैंग्वेज ये इसके अंदर शामिल नहीं होती, ये इंटरनेट एटिकेट नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये मैंने आपको करवा दिया है ना। ये दिसंबर 2024 का पेपर था, क्योंकि यार जून 2025 का पेपर लोगों ने यूट्यूब पे शॉर्ट्स में डाल रखा है, वैसे ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, है ना। अगर किसी के पास में है ना जून वाला पेपर, तो वो भी मैं सोल्व करवा दूंगा। अगर किसी के पास में है तो टेलीग्राम ग्रुप में मतलब टेलीग्राम में एडमिन को मैसेज भेजना, यानी कि मेरे को मैसेज भेजना आप ओबिट स्टडी के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप दोस्तों, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे पढ़ना पसंद है। और ज़रूर से अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। बेस्ट विशेस टू ऑल, अच्छा करके आए दोस्तों। और गैस पेपर ज़रूर देख लेना, मैं कुछ सवाल बना रहा हूँ आपके लिए, और हर सेट में दोस्तों 50 सवाल होंगे, 50 MCQ होंगे, टॉप MCQ है ना, जिनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी पूछे जाने की। तो 2 या 3 सेट में लेके आऊँ, उनको भी ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।